Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो मैं इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ जैसे कि आपको पता है, यानी ये मेरा 4th यानी कि लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मृदा वर्गीकरण यानी कि बेसिकली मिट्टी का क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, संसाधन के बारे में पढ़ा था हमने, उसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। मृदाओं का वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। मृदाओं का यानी मृदा मीन्स मिट्टी, उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। सबसे पहला है जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ये किस तरह की मृदा यानी किस तरह की मिट्टी है? यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भागों में ये फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी है ये। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यानी कि रियलिटी में देखा जाए तो जितनी भी मैदानी इलाके हैं वहाँ क्या है, जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए हैं, निष्पेक्ष से बना है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैलती है। पृथ्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। तो ये सारी नदियाँ जो इम्पॉर्टेंट है इस मिट्टी को लाने के लिए। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। यानी कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या होती है, उसमें थोड़ी रेत भी होती है, थोड़ा सिल्ट यानी कंकर पत्थर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये आपका जलोढ़ मृदा जो ये आपको मैप दे रखा है, जहाँ जहाँ पे भी पाया जाता है। जैसे कि आपका ऊपर है ग्रीन कलर का, ये पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा है जो आपका हिमाचल प्रदेश में पर्वत वाली जगह पे पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और लाल पीली मृदा है जो कि दे रखा है ये, और काली मृदा है जो कि यहाँ पे पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश वगैरह पे बीच में। और लेटराइट है वो थोड़ा इधर गोवा केरल की तरफ पाया जाता है, तमिलनाडु में थोड़ा पाया जाता है। और शुष्क है, शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है आपकी, यहाँ राजस्थान के इधर थोड़ा पाई जाती है, इधर शुष्क मृदा। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। यानी कि अगर हम नदी के किनारों से थोड़ा दूर जाएं तो हमें मोटे कण की मिट्टी मिलती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वारचौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। यानी कि पहाड़ों के नीचे पाई जाती है ऐसी मृदाएं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु यानी कि वो कितने वर्षों से बनी हुई है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार के हैं, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराना यानी कि बांगर और नया यानी कि खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियां का मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं बांगर में। और खादर मृदा में की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। और खादर मृदा में बांगर मृदा में जो कंकड़ होती है उसकी जो कण होते हैं, इनकी जो साइज होती है वो थोड़ा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू खादर। तो ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि खादर और बांगर मृदा कौन सी है। तो ये जलोढ़ मृदा के ही प्रकार है, जो पुराना जलोढ़ को बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ को खादर। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में होता है कि मैदानी क्षेत्रों में ही खेती की जाती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस
और चूनायुक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ तथा अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में घन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या के घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जो काली मृदा यानी कि काली मिट्टी है, नेक्स्ट आती है काली मृदा जलोढ़। इस मृदाओं का रंग यानी इन मिट्टियों का रंग काला होता है। इन्हें रेंगर भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी कि जलवायु, वहाँ का वातावरण और उनके पत्थर वगैरह ज़्यादा महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबल है इस मिट्टी को बनाने में। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, यानी कि उत्तर पश्चिमी यानी कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी यहाँ पे आता है आपका, ये आपका है उत्तर, जैसे जब उत्तर पूरब, ये उत्तर पश्चिमी है, तो राजस्थान वगैरह में आती है आपकी काली मिट्टी, जैसे कि यहाँ पे इस भाग में काली मिट्टी है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशाएं में गोदावरी, कृष्णा नदियों की भी घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। मृत्तिका यानी कि कह सकते हैं छोटे छोटे जीव। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, यानी कि इसमें नमी बहुत होता है। इसके अलावा मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस का मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है, इनका जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। फिर आता है आपका लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रावेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षों वाले भागों में विकसित हुई, यानी जहाँ कम बारिश होती हो। लाल पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर पश्चिम घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी मृदा किस राज्य में पाई जाती है, कि काफ़ी सवाल जो होते हैं पेपर में इसी से पूछे जाते हैं कि लाल पीली मृदा कहाँ या काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। नक्शे में, मैप में भी भरने आ सकता है पेपर में। इन मृदाओं का लाल रंग रावेदार आग्नेय और उपरांतरिक चट्टानों में लौह धातु के प्रसारण के कारण होता है, यानी कि जहाँ पे जैसे ज्वालामुखी वगैरह आसपास हो, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे लाल मृदाएं पाई जाती है, कि उसके कारण ही इसका रंग पीला और लाल होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। जल योजन यानी कि जल का ठहर जाना, जल का एक ही जगह पर रुक जाना। फिर आता है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट। तो लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्रता शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने कारण होता है, यानी कि गर्मी और सर्दी आने के कारण होता है ये बेसिकली। यह भारी वर्षा से अत्यधिक नीलाक्षण का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, यानी कि ये अम्लीय वर्षा होती है जब होती है लेटराइट मृदा, उसी से बनता है। बिल्कुल एसिड ज़्यादा होता है इसमें समानता पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाटों क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस प्राप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में अर्धशुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे के परतों में चूने कंकर की सतह भी पाई जाती है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप लेटराइट मृदा कैसी है, इसमें
पत्थर वगैरह ज़्यादा है। इसके कारण मृदा में जल संयंत्रण यानी कि इसके अंदर जल का जाना, जिसे वो कहते हैं मिट्टी के अंदर बिल्कुल सतह में जल जाना, जिसे जल संयंत्रण यानी कि इनलिट्रेशन कहते हैं, उसे नहीं हो पाता क्योंकि ऊपर पत्थर होते हैं इसके। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। फिर आता है आपका वन मृदा यानी जंगली मिट्टी। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं का गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है, सिलटदार यानी कि पत्थरों वाले, परंतु ऊपर ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिश्लिक यानी एसिडिक ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है, यानी कि इसमें खेती की जा सकती है। पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत ही कम है। फिर आता है आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। इसमें लेकिन शुष्क वनस्पति अर्धशुष्क जो है वो पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थलीय रूप उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमिकरण की संभावना होती है, यानी कि मिट्टी का उड़ने का हटने का संभावना होता है। मृदा संरक्षण की उच्च तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का चाय, कॉफ़ी आदि उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल लेटराइट मिट्टी का मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी में काजू की फसल उगाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली होती है, यानी कि मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, तो ये मृदाएं रेतीली होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक और मृदाओं का हुमस यानी मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और जिससे नीचे की परतों में चूने कंकर की सतह पाई जाती है। तो इसके कारण मृदा जल जो है जल स्तंदन में अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि जो ये है ज़मीन के नीचे जो पानी नहीं जा पाती, जिसे कहते हैं जल स्तंदन। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। फिर आता है आपका वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन के पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, यानी कि जैसे जैसे जंगल में बदलाव आता है वैसे वैसे मिट्टी में भी आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है, यानी कि पत्थर होते हैं इसमें, परंतु ऊपरी ढीलों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है, यानी कि इनका बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप, अपरदन में मिट्टी जो होती है हट जाती है, उड़ जाती है, दूर दूर तक चली जाती है। तो ये एसिडिक होती है बेसिकली तथा ह्यूमस रहित होती है, इसमें ह्यूमस कम होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों में आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है, यानी कि पहाड़ के नीचे जो देखेंगे नदी के किनारे ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी कि मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा को कटने से बहने से कैसे हम बचा सकते हैं, सोइल इरोजन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे ही जाते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है, यानी बलती भी है और कटती भी है, एक साथ ही चलता है प्रोसेस, और दोनों में संतुलन बना रहता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी कि वनों का कटना और अति पशुचारण या निर्माण या खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे
पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसमें उत्खाती भूमि यानी कि बैडलैंड कहते हैं इसे। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डा यानी रैवन भूमि भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर मिट्टी के साथ मतलब जल के साथ जो होती है मिट्टियाँ वो बह जाती है। इसे चादर अपरदन यानी कि शीट अपरदन भी कहते हैं। शीट इरोजन भी कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा कोड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है, लेकिन जो जल से होता है उसे जल में घुल जाती है, तो इसे शीट अपरदन भी कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वहिकाएं बन जाती है, जिसके कारण से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर सकती है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने ढाल के साथ जलबहाव की गति घटता है। इसे समोच्च जुताई यानी काउंटर प्लगिंग भी कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाना, शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो मिट्टी को इरोजन यानी कि सोइल इरोजन, ये मिट्टी को क्या कह सकते हैं आप, कटाव करके बचाने में इन सारी नियमों का यानी कि पालन करते हैं, जिससे मिट्टी यानी कि सोइल इरोजन कम हो। अब यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, भारत के पर्यावरण की दशा। सुखोमाजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व यानी कि वहाँ वृक्ष घनत्व जो 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर की थी, जो 1992 में अब 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन के सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी भी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखोमाजरी 1989 और 1984 के बीच के परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 1 लाख से 1.5 लाख रुपये थी। मतलब 10,000 से 15,000 थी इसमें पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक के प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर संसाधन एवं विकास। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।